हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितने भी कन्वेंशंस हुए थे, उससे संबंधित जितने भी विवादित मुद्दे थे वो भी देख चुके हैं। विकसित और विकासशील देशों में क्या डिस्प्यूट है वो भी हम देख चुके हैं। तो अब उससे संबंधित कुछ और मुद्दों को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक स्कीम आई है, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, गुजरात सरकार के द्वारा लाई गई है, इसको हम देखेंगे। पहले इसे समझते हैं, फिर हम आगे वापस उसी मुद्दे पर चलेंगे। उससे संबंधित क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितने भी मुद्दे चर्चा में रहे अब उन्हें देखेंगे। तो पहले देखते हैं एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। देखो ये क्या है। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम गुजरात सरकार लाई है। लाई किसके लिए है? ये पर्टिकुलेट मैटर के लिए लाई है, एरोसोल। जो वायुमंडल में एरोसोल हैं, निलंबित पदार्थ हैं, उन्हें कम करने के लिए लाई है। तो उन्हें कम किया जाएगा तो वायु प्रदूषण भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम लाई है, जिसमें पर्टिकुलेट मैटर का, निलंबित पदार्थों का ट्रेड होगा। अब उसको समझेंगे कि कैसे ट्रेड होगा। तो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम मतलब एमिशन का ट्रेड होगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करती है और क्या है ये। तो सबसे पहला तो इसमें ये देखना है कि ये लाया कौन है। तो गुजरात सरकार लाई है, सूरत शहर में से लाया गया था। लेकिन ये है किसके लिए? सबसे महत्वपूर्ण इशू तो यही है कि ये है किसके लिए। तो ये है पर्टिकुलेट मैटर के लिए, पीएम के लिए। इसमें गैसेस का लेन देन नहीं होता। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत भी कार्बन एमिशन का ट्रेडिंग होती है। आप क्या कर सकते हो, उसमें कार्बन ट्रेडिंग होती है। हमने कल भी पढ़ा था, ग्लोबल कार्बन मार्केट या उसके मैकेनिज्म पर चर्चा चली, उसी पर विवाद था कि आप क्योटो प्रोटोकॉल के कार्बन क्रेडिट को पेरिस में नहीं ले जा सकते। तो उसमें किसका हो रहा है? उसमें ग्रीन हाउस गैसेस का, कार्बन क्रेडिट का क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है। लेकिन इसमें पर्टिकुलेट मैटर का हो रहा है। तो ये विश्व की पहली ऐसी स्कीम है जिसमें पीएम का लेन देन होगा। तो ये काम कैसे करेगा उसको देखते हैं। देखो, इसको मैं समझाता हूं आपको कि ये काम कैसे करेगा, फिर आगे चलते हैं। देखो, इसे गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लाया है। तो इसके 4 चरण है, इसको समझेंगे। देखो, इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें यह है कि एक सीमा निर्धारित कर दी जाएगी हर इंडस्ट्री के लिए। हर इंडस्ट्री के लिए एक सीमा निर्धारित कर दी जाएगी कि आप इससे ज्यादा उत्सर्जन नहीं कर सकते। किसका? पीएम का। आप पीएम का एक निर्धारित सीमा से ज्यादा उत्सर्जन नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं तो आपको किसी अन्य से उत्सर्जन को खरीदना पड़ेगा। मान लो ये ए कंपनी है और ये बी है। इसने अपनी सीमा से उत्सर्जन ज्यादा किया और इसने अपनी सीमा से उत्सर्जन कम किया। तो ये क्या करेगा? इससे खरीदेगा उत्सर्जन को। तो अपने जो इसने अधिकता में उत्सर्जन किया उसको ये क्या करेगा? कंपनसेट करेगा यहां से खरीद कर। यही है इसकी ट्रेडिंग स्कीम। लेकिन इसमें लेन देन किसका होगा? पीएम का। तो इसके चरण है कैसे ये काम करेगा। तो देखिए इसको काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, मान लो कोई एरिया है, उस पूरे एरिया के लिए, मान लो सूरत शहर है, तो सूरत शहर के लिए गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक सीमा निर्धारित कर देगा कि सभी इंडस्ट्री मिलकर इससे ज्यादा उत्सर्जन नहीं करेंगी। इसे कहते हैं कैप, मतलब मैक्सिमम लिमिट। सभी इंडस्ट्री मिलकर इस सीमा से ज्यादा उत्सर्जन नहीं करेंगी। सूरत शहर की जो जो इंडस्ट्रीज इसमें भाग लेंगी वो इससे ज्यादा उत्सर्जन नहीं करेंगी। मान लो ये हो गया 1000 kg। सभी इंडस्ट्री मिला के कितना करेंगी? 1000 kg। तो ये एक आपकी सीमा निर्धारित करता है कि सभी इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगी। तो ये इसका क्या है? कैप। ये टोटल कैप हो गया। अब इसके बाद देखो, दूसरे चरण में क्या होगा, इसको इकाइयों में बांट दिया जाएगा। ये 1000 kg है तो इसको क्या करेंगे? एक एक केजी की यूनिट में बांट दिया जाएगा। तो इस यूनिट्स को बोलते हैं परमिट्स।
ये 1 kg का एक परमिट है। एक परमिट कितने बराबर है? 1 kg का। इस परमिट का मतलब क्या हुआ? इस परमिट का अर्थ ये है कि अगर आपके पास एक यूनिट है तो आप 1 kg पीएम का उत्सर्जन कर सकते हैं। ये आपको अलाउ करता है, आपको ये अधिकार देता है कि अगर आपके पास एक यूनिट है तो आप क्या कर सकते हो? 1 kg पीएम का उत्सर्जन कर सकते हो वायुमंडल में। तो ये आपके क्या होंगे? परमिट्स होंगे। तो परमिट्स को क्या क्या यूनिट में बांट दिया तो उसे क्या बोला? परमिट्स। तो ये टोटल जो होगा, टोटल परमिट्स जो होंगे वो कितने के बराबर होंगे? 1000 kg के। ये परमिट्स का जो सेट है वो टोटल वो किसके बराबर होगा? 1000 kg के। और एक जो परमिट होगा वो किसके बराबर है? 1 kg के। तो मतलब एक यूनिट जो इसकी परमिट की है वो 1 kg के बराबर। और परमिट का मतलब कि ये आपको अधिकार देता है कि आप 1 kg पीएम को वायुमंडल में उत्सर्जित कर सकते हो। तो पहला तो हमने मैक्सिमम लिमिट निर्धारित की, कैप, कि आप 1000 kg उत्सर्जित कर सकते हैं सभी इंडस्ट्री मिलकर। फिर इस 1000 को, टोटल उत्सर्जन को इकाइयों में बांट दिया, जिसे क्या बोला? परमिट। एक परमिट या एक यूनिट कितने के बराबर है? 1 kg। तो ये सभी मिलकर कितने के बराबर होंगी? 1000 kg। अब क्या होगा? इन परमिट्स का एलोकेशन होगा। इनको क्या किया जाएगा? एलोकेशन किया जाएगा इनका। मतलब कि अब ये जो परमिट्स थे वो विभिन्न इंडस्ट्रीज को जारी किए जाएंगे, उन्हें अलॉट किए जाएंगे। इसका आधार क्या होगा? उनके बॉयलर का आधार, उनके जनरेटर का आधार, उनके हीटर का आधार पर उन्हें क्या किए जाएंगे? ये अलॉट किए जाएंगे। एक इंडस्ट्री ए है, दूसरी बी है, तो ए को मान लो कर दिया 100 kg का लॉट, बी को कर दिया 400 kg का लॉट, सी को कर दिया 300 kg का लॉट। तो वो टोटल मिलकर किससे ज्यादा नहीं होंगे? 1000 kg से ज्यादा नहीं होंगे। तो इस 1000 kg को बांट दिया अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो इसे क्या कहेंगे? एलोकेशन। तो पहला सेट क्या है? कैप, मैक्सिमम लिमिट को निर्धारित किया। दूसरा, परमिट्स जारी किए कि परमिट्स को इकाई में बांटा। फिर इसका एलोकेशन किया कि इसे अलग अलग इंडस्ट्री में बांट दिया। तो ये 3 चरण तो ये हुए। अब चौथा चरण देखो। चौथे चरण में होगी ट्रेडिंग। कि मान लो एक इंडस्ट्री को 100 kg अलॉट किया, लेकिन उसने क्या किया? 120 kg उत्सर्जन कर दिया वायुमंडल में पीएम का। तो उसने जो 20 kg अतिरिक्त उत्सर्जन किया वो उसे कहीं से खरीदना पड़ेगा, और उसकी क्या होनी है? ट्रेडिंग। एक बेचेगा, एक खरीदेगा। तो जिसने अपना उत्सर्जन कम किया होगा वो बेचेगा, और जिसने ज्यादा किया उसे खरीदना पड़ेगा। यही क्या आपकी ट्रेडिंग। और ये होगा किस पर? एनसीडेक्स पर, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स, उस पर होगा, एनसीडेक्स पर, ठीक है, एक्सचेंज पर। तो ये ट्रेडिंग वहां पर हो जाएगी। तो 4 चरण है। पहले कैप, सभी मिलकर कितना उत्सर्जन करेंगे। फिर उन्हें यूनिट्स में बांटा जिन्हें परमिट्स किया, जो अधिकार देता है हर इंडस्ट्री को कि आप इतना उत्सर्जन कर सकते हो। मान लो मेरे पास 100 परमिट है, तो मेरी इंडस्ट्री 100 kg पीएम का उत्सर्जन कर पाएगी। फिर उसको एलोकेशन किया, हर इंडस्ट्री को एलोकेट कर दिया, और फिर उनकी क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। तो ठीक है, तो ये इसके 4 चरण हैं। देखो, पहला पहला होगा कैप, दूसरा होगा परमिट्स, तीसरा होगा परमिट्स क्या किया? एलोकेट किया या उन्हें इशू किया, और चौथा चरण क्या होगा? ट्रेडिंग का। अब इसको एक एग्जांपल के से माध्यम से मैं समझाता हूं आपको। देखो, मान लो 1000 kg आपकी टोटल कैप था। अब इस 1000 kg को हमने 1 kg की यूनिट में बांट लिया। 1 kg की यूनिट में बांट दिया, जिसे हमने बोला परमिट। अब ये 1000 kg को मैंने वितरित कर दिया 3 इंडस्ट्री में। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो इस ए को मैंने किया 100 परमिट्स जारी, इसे मैंने किए 300 परमिट, इसे किए 600,
ये इनको परमिट जारी किए हैं। तो 1000 kg को पहले देखो, पहले स्टेप में कैप, दूसरे में परमिट्स, और तीसरे में मैंने क्या किया, एलोकेट कर दिया, इन्हें वितरित कर दिया। अब इसके बाद इनमें आपस में ट्रेडिंग होगी, उसको देखते हैं। अब ए के पास था कितना, ये मान लो इंडस्ट्री है, इन दो का एग्जांपल लेते हैं। इसके पास 300 थे और इसके पास कितने थे, 100। इसने वायुमंडल में क्या किया, 100 की जगह 150 उत्सर्जित किया, 150 kg PM पार्टिकुलेट मैटर। इसने 300 की जगह सिर्फ किया 250 kg। तो इसके पास देखो 300 परमिट्स थे, 300 kg को उत्सर्जित करने के परमिट्स इसके पास थे, लेकिन इसने उत्सर्जित कितना किया, 250 kg, अर्थात 50 kg इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, ये प्लस में है। इसको परमिट था 100 का जारी, इसने किए कितने, 50, ये क्या है, 50 माइनस में है, ये 50 किस में आ गया, माइनस में। अब इसे 50 खरीदने पड़ेंगे क्योंकि इसने अपनी इस सीमा को क्रॉस कर दिया। तो अब क्या करेगा, ये इससे 50 खरीदेगा, ये इसे 50 बेच देगा और ये खरीद लेगा उससे। तो बी क्या करेगा, ए को 50 यूनिट्स बेच देगा, इसे ही बोलेंगे एमिशन ट्रेडिंग। एमिशंस की क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है ए और बी के बीच में। लेकिन याद रखना ये किसकी ट्रेडिंग है, कार्बन की ना होकर किसकी है, पार्टिकुलेट मैटर की ट्रेडिंग हो रही है। तो ये आपके इसमें स्टेप्स हैं। तो याद रखना इसको एक और बस नाम से ही बोलते हैं, कैप एंड ट्रेड। आप अपने उत्सर्जन पर कैप लगाओ और उसको क्या करो, उसका ट्रेड करो। जैसे दूसरी इंडस्ट्री ने देखो क्या था, दूसरी इंडस्ट्री जो बी थी, इसको परमिट कितने का था, मान लो ये लिख दिया 300 का, लेकिन इसने उत्सर्जन कितना किया, 250 तक। तो इसने अपने उत्सर्जन को क्या कर दिया, कैप कर दिया, कैप किया और उसको क्या किया, ट्रेड किया, 50 बेच दिया। तो इसे कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपका सारा था क्या, इमिशन ट्रेडिंग स्कीम। तो अब इसको देख लेते हैं। देखो इसको एक डायग्राम से और दिखाता हूं। ये देखो, ये एक इंडस्ट्री है, ये बी इंडस्ट्री है। तो इसने देखो क्या किया, इमिशन कैप था दोनों के लिए बराबर का, दोनों में ही 100 यूनिट था मान लो। ये 100 kg दोनों के लिए लिमिट था। अब इसने क्या किया, अपना उत्सर्जन इतना कम किया और इसने इतना एक्स्ट्रा कर दिया। इसने एक्स्ट्रा किया, इसने क्या किया, कम किया। तो ये क्या करेगा, इसको बेच देगा और ये इससे क्या करेगा, खरीद लेगा। ये इसको क्या करेगा, इसको इतने एक्स्ट्रा चाहिए, नीडेड परमिट्स, इसे इतने परमिट चाहिए अब, क्योंकि इसने अपने कैप का क्या किया, उल्लंघन किया है। तो ये इससे खरीदेगा और ये इसे बेच देगा। तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो नवीन तकनीक है उसमें नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग उस तकनीक को अपनाएंगे कि हमें इस काम को डेली करने से अच्छा है, हमेशा के लिए करने से अच्छा है कि हम क्या करें, तकनीक पर निवेश करें, ऐसी तकनीक लाएं जो पीएम को क्या करती रहे, कम करे, जो उनका उत्सर्जन हो रहा है उसमें पीएम को कम करे। दूसरा देखो इसमें क्या है कि मान लो पूरे शहर के लिए 5000 kg उन्होंने लिमिट रख दी। पहले मान लो उसमें होता था 1500 kg उत्सर्जन, तो 1500 से वो किस पर ले आए, 1000 kg पर। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा, मान लो पहले सूरत शहर में 1500 kg पीएम का उत्सर्जन होता था, तो वो पहले ही जो कैप है, शुरुआती कैप, उसे 1000 kg पर रखेगा कि वो 500 कम हो गया। तो एक तो इस तरह से पोल्यूशन कम किया कि जो टोटल परमिट है उसको ही कम कर दिया उन्होंने। दूसरा, इस तरह से भी वो इनको एनकरेज करेगा कि आप नवीन तकनीक में निवेश करो, नवीन तकनीक को अपनाओ, जिससे ये उत्सर्जन क्या हो, कम हो और वायु प्रदूषण की जो समस्या है वो कम हो सके। तो ये आपका था इमिशन
ट्रेडिंग स्कीम। देखो, सबसे पहला है कि ये गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इसे, और ये दुनिया की पहली ट्रेडिंग स्कीम है जो पीएम का ट्रेड करती है। अन्य देशों में अन्य गैसों को लेकर हैं स्कीम्स, लेकिन पीएम को लेकर नहीं है। ये पहली स्कीम है दुनिया की जो क्या करती है, पीएम का ट्रेड करती है। दूसरा, ये गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे शुरू किया है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये बताता है कि ये क्या है, मार्केट बेस्ड सिस्टम है। मार्केट में क्या होता है, चीजों का लेन देन होता है, तो ये मार्केट बेस्ड सिस्टम है जिसमें क्या किया जाएगा, पीएम का लेन देन होगा। फिर देखो, ये तो इसका प्रक्रिया बताइए, प्रोसेस क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद इनका लेन देन किस पर होगा, एनसीडेक्स पर होगा, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड पर। जो वो लेन देन हो रहा है सरप्लस का, तो वो कहां होगा, इस पर, एनसीडेक्स पर। और इसमें देखो, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर एट येल यूनिवर्सिटी, इनका भी सहयोग मिला है। बस यही चीजें इसमें ध्यान रखनी है, कुछ नहीं है स्कीम में। इसमें यह है कि एक इंडस्ट्री अपनी सीमा से कम उत्सर्जन करती है, दूसरी इंडस्ट्री अपनी सीमा से ज्यादा उत्सर्जन करती है, तो इसे खरीदना पड़ेगा और ये इसे बेच देगा। बस यही लेन देन है, और ये लेन देन किस पर हो रहा है, एनसीडेक्स पर। ये लेन देन किस पर हो रहा है, एनसीडेक्स पर हो रहा है। और कौन करा रहा है, ये गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस स्कीम को लेकर आई है, और ये हो किसके लिए रहा है, पीएम के लिए। बस इतना ही आपको इसके बारे में जानना था। तो आगे चलते हैं। अब क्लाइमेट चेंज से कुछ कुछ संबंधित अन्य मुद्दे भी हैं, वो भी देख लेते हैं। एक समिट हुआ था, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट। यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट, ये समिट हुआ था यूएन की जो जनरल असेंबली होती है उसके 74वें सेशन में। तो उस सेशन के दौरान इस समिट को बुलाया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, देखो हुआ क्या कि जो कॉप 25 होना था उससे पहले और इससे भी पहले, इस समिट से भी पहले एमिशन गैप रिपोर्ट आई थी। एमिशन गैप रिपोर्ट इससे पहले आ चुकी थी, जिसमें बताया गया कि अगर हम पेरिस के अनुसार जो एनडीसी निर्धारित किए हैं, अगर हम पेरिस के अनुसार निर्धारित जो एनडीसीज हैं उसके हिसाब से भी चलते रहे, उसके अनुरूप भी चलते रहे, तो भी इस सदी में टेम्परेचर 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अगर पेरिस के हिसाब से चलते जाएं तो भी इस सदी के अंत तक टेम्परेचर 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अर्थात हमें अपने एनडीसीज को और एम्बिशियस लाना पड़ेगा, अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम पेरिस के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। डन? कि अगर हम पेरिस से चले तो लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाएगा 2 और 1.5 का। अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाना पड़ेगा। उस रिपोर्ट में यह बताया गया। जब उस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया तो यूएन ने इस सम्मेलन में अपना एजेंडा यही रखा, टू बूस्ट एम्बिशंस। इसका मतलब क्या कि सभी देश अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाएं। भारत ने जैसे रखा था एनडीसी में 33 से 35% तक इमिशन इंटेंसिटी को कम कर देंगे, तो देशों से उम्मीद की गई कि आप इन प्रतिबद्धताओं को बढ़ाएं। उसके लिए ये आया। और दूसरा इसमें इश्यू था, इन्होंने इस बात पर बात की कि हमें पेरिस के क्रियान्वयन में थोड़ी तेजी लानी चाहिए। इस पर इस सम्मेलन में बात की गई थी। तो ये बेसिकली क्या था, नॉमिनल था कि बूस्ट एम्बिशन को बढ़ाएं, देशों से रिक्वेस्ट की गई। दूसरा क्या कहा गया कि आप क्या करें, पेरिस के क्रियान्वयन में थोड़ी तेजी लाएं। इसमें देखो भारत ने क्या किया, भारत प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने क्या बताया कि हम 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्राप्त करने का लक्ष्य है उसे हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम प्राप्त कर लेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रयास करेंगे कि ये लक्ष्य 450 गीगावाट तक कर दें। आगे हम बढ़ा देंगे और इसे 450 गीगावाट करेंगे। तो ये उन्होंने कहा। तीसरा उन्होंने कहा कि हम जल जीवन मिशन में निवेश को बढ़ाएंगे। कौन से मिशन में, जल जीवन मिशन में। तो ये जल जीवन मिशन है किसके लिए, ये जल संरक्षण के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, इस सब के लिए ये
मिशन लाया गया है, जल जीवन मिशन। तो इन 3 बातों पर उन्होंने वहां चर्चा की, अपने संबोधन में बोला। तो ये तो सिर्फ नॉमिनल था। अब आओ, ये उन्होंने इस सम्मेलन के दौरान भारत ने 2 पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो 2 पहले कौन सी थी? एक तो था लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसको इंग्लिश में याद रखना है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। देखो, इंडस्ट्री का ट्रांजिशन, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो इस लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन में देखो, इसके नाम में ही क्लियर है, इंडस्ट्री का क्या कर रहे हैं? ट्रांजिशन। तो कौन सी इंडस्ट्री का किस में ट्रांजिशन, यही एक सवाल है इसमें। तो इसका आंसर ये है कि हाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने वाली इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ज्यादा करती हैं, उनका कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाली इंडस्ट्री में क्या करना? रूपांतरण करना। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, रुको। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, इनमें ऊर्जा का अत्यधिक सघन उपयोग होता है। तो इनसे के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब इन इंडस्ट्री को इस तरह की तकनीकें लाना, इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करना कि इनका एमिशन क्या हो जाए? कम हो जाए। तो यही इसमें कहा गया कि हाई ग्रीन हाउस इमिशन इंडस्ट्री का लो ग्रीन हाउस इमिशन इंडस्ट्री में क्या करना? ट्रांजिशन करना। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम क्या करें, ऐसी इंडस्ट्रीज जो अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें तकनीक के माध्यम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाली इंडस्ट्री में बदला जाए। इसके लिए एक शब्द का यूज किया गया, हार्ड टू डीकार्बोनाइज्ड। ऐसी इंडस्ट्री जिनमें कार्बन के उत्सर्जन को कम करना मुश्किल हो। क्या? हार्ड टू डीकार्बोनाइज्ड एंड एनर्जी इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ऊर्जा का गहनता से यूज होता है, इन इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन करना। उसका जो अर्थ है वो यही है कि उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाली इंडस्ट्री का कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाली इंडस्ट्री में रूपांतरण। शब्द क्या था? हार्ड टू डीकार्बोनाइज, जिनमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना मुश्किल है। स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग, इन सब में उत्सर्जन को कम करना मुश्किल हो जाता है। एनर्जी इंटेंसिव और एनर्जी का बहुत सघनता से यूज करती हैं, ये बहुत ज्यादा यूज करती हैं। तो ये सब आपका क्या था इसमें? इसमें भारत की मुख्य भूमिका रही थी, भारत और स्वीडन की, इंडिया एंड स्वीडन। इसके अलावा कुछ अन्य देश भी इसमें थे। तो मुख्य भूमिका भारत और स्वीडन की इसमें रही। तो ये था आपका लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो एक तो इस पहल की शुरुआत हुई। दूसरा, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीआरआई, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इसी के नाम से क्लियर हो जाएगा। कोलिशन फॉर किसके लिए है ये? डिजास्टर रेजिलियंट, आपदा प्रतिरोधी आधारभूत ढांचा। मतलब डिजास्टर मतलब आपदा, रेजिलियंट मतलब प्रतिरोधी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत ढांचा। तो आपदा प्रतिरोधी आधारभूत ढांचे के विकास में ये क्या करेगा? सहयोग प्रदान करेगा। कि देशों में, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, उनमें आपदा प्रतिरोधी और क्लाइमेट प्रतिरोधी क्या हो? आधारभूत ढांचे का निर्माण हो, उसमें ये क्या करेगा? सहायता करेगा। तो भारत ने इसमें भी क्या की? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखो, ये कह रहेगा सपोर्ट कंट्रीज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, विकसित और विकासशील देशों को क्लाइमेट, जलवायु और आपदा प्रतिरोधी आधारभूत ढांचे के निर्माण में सहयोग करेगा। विकसित एवं विकासशील देशों को जलवायु एवं आपदा प्रतिरोधी आधारभूत ढांचे के निर्माण में सहयोग करेगा। इसके अलावा इसका सचिवालय कहां है? दिल्ली में। इसका सचिवालय कहां है? दिल्ली में। और इसके माध्यम से क्या होगा? नॉलेज का एक्सचेंज होगा, तकनीकी सहयोग देगा, क्षमता निर्माण में भी क्या करेगा? ये सहायता करेगा। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि ये है किसके लिए और इसका सचिवालय कहां है? दिल्ली में।
कई बार एक आधा ऐसा पूछ लिया जाता है जो नहीं सुना होता एग्जाम में। हर साल एक ना एक ऐसा संस्था या कोई नया टर्म आता है जो हमने सुना नहीं होता जल्दी किए, तो वो इन्हीं में से आ सकता है। तो याद रखना, ये लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आपका था यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट। इसके बाद देखो जीरो कार्बन लॉ, ये क्या है? देखो ये न्यूजीलैंड ने पारित किया है, और ये कोई कानून खुद से नया कानून ना होकर किसी पहले में के कानून में संशोधन है। ये नया लॉ नहीं है, इसमें क्या है, ये पहले का एक एक्ट था उसमें संशोधन किया गया है। लेकिन ये कहता क्या है, मतलब जीरो कार्बन, कार्बन का क्या करना, जीरो करना। अब इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि न्यूजीलैंड 2050 तक, न्यूजीलैंड 2050 तक ग्रीन हाउस गैसेस के नेट एमिशन को जीरो कर देगा। यह शब्द जरूर याद रखना, नेट एमिशन। मैंने कल भी समझाया था, एमिशन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो एमिशन। तो नेट एमिशन का मतलब क्या? नेट एमिशन का अर्थ है कि जितना वायुमंडल में गया उतना ही अवशोषित हो गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि वायुमंडल में उत्सर्जन ना करना, इसका अर्थ है कि वायुमंडल में जितना उत्सर्जन किया उतना ही वापस अवशोषित हो गया। तो वायुमंडल में जो नेट उत्सर्जन हुआ वो क्या हो गया, जीरो। तो इसका उद्देश्य क्या है कि 2050 तक न्यूजीलैंड क्या करेगा, सभी ग्रीन हाउस गैस के नेट एमिशन को जीरो कर देगा। कब तक? 2050 तक। नेट एमिशन कितना करेगा, जीरो। तो ये कार्बन से ये मत समझ लेना कि सिर्फ कार्बन के उत्सर्जन को, CO2 के उत्सर्जन को करेगा, सभी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को नेट जीरो तक लाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है मैथेन का। बायोजेनिक मैथेन मतलब ऐसी मैथेन जो जैविक स्रोतों से निकलती है, जैसे पशुपालन से, सीवेज से, तो इसको जीरो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने अलग से टारगेट रखे हैं, इसको जीरो पर नहीं लाया जाएगा। बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसेस का नेट एमिशन कितना कर देगा, जीरो कर देगा। तो याद रखना, ये कार्बन से अर्थ ये नहीं है कि ये कार्बन को ही सिर्फ जीरो करेगा, सभी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नेट जीरो पर ले आएगा 2050 तक, सिर्फ मैथेन को छोड़कर। दूसरा, न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है अभी तक जो पेरिस के संबंध में जो ये अपनी प्रतिबद्धता है उसे इसने क्या दिया, कानूनी रूप दिया है। इसके लिए अब कानूनी रूप से बाध्यकारी बन गई है ये प्रतिबद्धता। ये पहला ऐसा देश है जो क्लाइमेट चेंज के प्रति प्रतिबद्धताओं को जिसने कानूनी रूप दिया है। अब इस पर कानूनी रूप से ये क्या है, विधिक रूप से क्या हो गई है, बाध्यकारी हो गई है कि वो क्या करे, अपने ग्रीन हाउस एमिशन को नेट जीरो पर लेके आए। तो विश्व में ये पहला देश है जिसके क्लाइमेट चेंज के प्रति प्रतिबद्धताएं कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, ताकि टेम्परेचर जो रहे वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रह पाए। जो एवरेज टेम्परेचर में जो वृद्धि होनी है, जो इंक्रीज होगा, वो कहां तक रहे, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रह पाए, उसे सीमित कर पाए। उसके संबंध में ये उसने प्रयास किया है। और दूसरा, इसमें जो मैंने पहले बताया था कि ये कोई नया कानून नहीं है, पहले से ही एक कानून उपस्थित है, उसी का एक भाग है। वो है, देखो, क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सेज एक्ट 2002, इसी में संशोधन किया गया। क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सेज एक्ट 2002 में इसे क्या किया गया, संशोधित करके इसमें ये प्रावधान डाल दिए गए हैं कि हम 2050 तक नेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कितना कर देंगे, जीरो, सिर्फ मैथेन को छोड़ के। और ये लीगली बाइंडिंग है इस पर। ये पहला ऐसा देश है जिसने जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं उनको क्या किया है, इस तरह बाध्यकारी बनाया अपने पे, ताकि तापमान को 1.5 डिग्री के भीतर ही रखा जा सके। और ये जो आइडिया था, ये सबसे पहले 2017 में क्या किया था,
लाया गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां, यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जनरेशन जीरो। तो ये एक क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था 2017 में, इसका नाम था जनरेशन जीरो। तो न्यूजीलैंड में जो इलेक्शन हुए थे उससे पहले इसको प्रस्तावित किया गया था, जिस पर अभी तक क्या हुआ, कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब ये लोग लाए हैं और इसको अपने एक कानूनी रूप दे दिया है। तो इसमें देखो बताया है कि अगले 30 साल तक, देखो 2020 से 2050 तक 30 सालों तक वो क्या क्या करेंगे, कौन कौन से उपाय करेंगे, ये भी बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए वो क्या क्या उपाय करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वो सुधार करेंगे, पेट्रोलियम के यूज को वो कम करेंगे, वो सब प्रस्ताव इसमें लाए गए कि कैसे कैसे इसको प्राप्त किया जाएगा। तो इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि वो प्रस्ताव भी क्या क्या लाए, बस इतना ही बहुत है कि न्यूजीलैंड लाया, संशोधन किया इस एक्ट में, क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सेस 2002, इसके बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया। 2050 तक नेट इमिशन को जीरो पे लाना है। यूथ लेड क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे प्रस्तावित किया था जिसका नाम था जनरेशन जीरो। तो ये आपका था आपका न्यूजीलैंड का जीरो कार्बन लॉ। अब आगे चलते हैं। अब देखो C40 सिटीज वर्ल्ड मेयर समिट, ये हुआ था कोपेनहेगन डेनमार्क में, कोपेनहेगन में हुआ था लास्ट ईयर। ये काफी चर्चा में भी रहा था क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इसमें जाना था तो परमिशन वगैरह को लेकर इसमें समस्या थी, तो उन्हें परमिशन नहीं मिली थी, तो इससे चर्चा में रहा था C40 सिटीज वर्ल्ड मेयर समिट। तो ये विभिन्न जो बड़े शहर हैं, मेगा सिटीज हैं, उनके मेयर्स की समिट है ये, उनके मेयर्स इसमें पार्ट लेते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है, ये क्लाइमेट चेंज के प्रति इन बड़े शहरों के भागीदारी को बढ़ाता है कि ये बड़े शहर मिलकर क्या करें, स्थानीय स्तर पर क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए नीतियां बनाएं और आपस में सहयोग करें। मतलब ये लोकल लेवल पर, अर्थ क्या है कि इसका कि लोकल लेवल पर क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए ये क्या करता है, सहयोग करता है। तो विश्व की जो बड़ी सिटीज हैं, मेगा सिटीज हैं, उनका ये क्या है, C40 एक संगठन है और इन्हीं का सम्मेलन हुआ था कोपेनहेगन में। इससे पहले भी हो चुका है, लंदन में 2005 में, न्यूयॉर्क में 2007 में, लास्ट हुआ था मैक्सिको सिटी में 2016 में। तो यहां से इंडिया की 4 सिटीज ने भाग लिया था। कौन कौन से थे देखो, दिल्ली एनसीटी, बेंगलोर, चेन्नई और कलकत्ता, ये 4 थे। कौन कौन से, दिल्ली गया, बेंगलुरु गया, चेन्नई गया एंड कोलकाता गया। ये 4 सिटीज ने वहां पर पार्ट लिया था। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका मैंने हिंदी लिख दिया है कि ये जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध दुनिया की मेगा सिटीज का एक नेटवर्क है। क्या करता है, जलवायु परिवर्तन को क्या करता है, एड्रेस करता है कि उसका सामना करने के लिए हम स्थानीय स्तर पर योजनाएं लाएं, लोकल लेवल पर हम कैसे इस पर काम कर सकते हैं कि पेरिस के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। ये पेरिस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर भूमिका को बढ़ावा देता है। तो ये था। और C40 शहरों को प्रभावी ढंग से सहयोग करने, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग करने, ज्ञान साझा करने, मापने योग्य टिकाऊ कार्रवाई करने के लिए समर्थन प्रदान करता है कि जलवायु परिवर्तन पर सभी शहर जो हैं मिलकर क्या करें, एक दूसरे को सहयोग करें और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की जाए ताकि लक्ष्यों को पेरिस के अनुरूप रखा जा सके, कि पेरिस के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो पेरिस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है बड़ी सिटीज को, ताकि प्लानिंग लोकल लेवल पर की जा सके। ठीक है, तो ये लिखा लास्ट में, C40 शहरों के मेयर स्थानीय स्तर पर पेरिस समझौते के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। तो ये क्या करता है, स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर पेरिस के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। तो शहर प्लानिंग करेंगे अपने स्तर पर, तो एक्शन क्या हो सकता है, जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा प्रभावी होगा। राष्ट्रीय स्तर पर की बजाय लोकल लेवल पर अगर ये प्लानिंग की जाएगी तो ये ज्यादा प्रभावी होगी। तो इसी में ये सहयोग करता है। तो आपको ये देखना है और इसके बाद ये वाला याद रखना है, ये सब की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो इसके मेंबर कितने हैं, 96 मेंबर हैं और
70 करोड़ लोग इन शहरों में रहते हैं और 1/4 वैश्विक अर्थव्यवस्था का ये भाग है। ग्लोबल इकोनॉमी का 1/4 इन्हीं शहरों में अवस्थित है। ये इसके क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं। तो याद रखना, C40 सिटीज का वर्ल्ड मेयर समिट कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में हुआ। ये है क्या? ये जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है। पेरिस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर शहरों में सहयोग को बढ़ावा देता है कि स्थानीय स्तर पर प्लानिंग हो पाए। और ये क्या है, 96 मेंबर हैं इसके, 70 करोड़ लोग इनमें रहते हैं, 1/4 ग्लोबल इकोनॉमी का ये भाग बनाता है। तो सबसे पहले ये हुआ कहां था? सबसे पहले ये स्थापित हुआ था 2005 में, लंदन के मेयर ने इसे स्थापित किया था, लिविंगस्टोन ने। और 2006 में इसको C40 नाम दिया गया क्योंकि इसके 40 मेंबर थे। बस इतना ही है, इसमें और ज्यादा नहीं है। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि केजरीवाल को लेकर काफी ये चर्चा में था कि उन्हें अनुमति नहीं मिली थी वहां जाने की, तो उन्होंने वर्चुअल वहां पे पार्ट किया था, इसीलिए C40 थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये इसके पहला तो ये क्या है, इसके मेयर्स का समिट है। दूसरा, ये हुआ कहां? कोपेनहेगन में हुआ। तीसरा, कौन कौन से शहरों ने भाग लिया? दिल्ली ने, बेंगलुरु ने, चेन्नई ने और कोलकाता ने। काम किस पर करता है? जलवायु परिवर्तन पर। पेरिस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और वो क्या है? स्थानीय स्तर पर प्रतिबद्धता है कि लोकल लेवल पर इसे कैसे प्राप्त किया जाए, क्या क्या प्रयास किए जाएं। फिर 96 मेंबर हैं, 70 करोड़ लोग रहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी का 1/4 भाग है। स्थापित कब हुआ? 2005 में लंदन के मेयर लिविंगस्टोन ने इसे स्थापित किया और 2006 में इसमें 40 मेंबर थे, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? C40 सिटीज। तो 40 बड़े शहर थे तब, अब 96 बड़े शहर हैं इसके अंतर्गत। तो यही था आपका C40 सिटीज का वर्ल्ड मेयर समिट। अब आगे चलते हैं। अब आओ ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड में क्या है? मैंने कल भी बताया था कि हमने पेरिस में भी पढ़ा था कि पेरिस के अंतर्गत ये था कि 2020 से क्या होगा, $100 बिलियन प्रतिवर्ष इस ग्रीन क्लाइमेट फंड में डाले जाएंगे, जिससे विकासशील देशों को सहयोग किया जाएगा। यही बात थी, पेरिस में भी इसकी बात की गई कि ग्रीन क्लाइमेट फंड में 2020 से हर वर्ष $100 बिलियन जमा कराया जाएगा, जिससे विकासशील देशों को सहायता की जाएगी। यही था। अब इसका सारा का सारा बेसिक देखते हैं कि ये कहां से आया। तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने 2010 में इसे स्थापित किया, UNFCCC में। उसका कॉप हुआ था COP16 कानकुन में। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल मैकेनिज्म के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। 2010 में फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तहत इसे स्थापित किया गया था COP16 कानकुन में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? सोंगडो में है। कहां पर है? सोंगडो, कोरिया में, साउथ कोरिया में। सोंगडो साउथ कोरिया में इसका मुख्यालय है। 2010 में स्थापित हुआ COP16 कानकुन में, फाइनेंशियल मैकेनिज्म के अंतर्गत। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी क्या है कि ये किस क्षेत्र में सहयोग करता है। ये जरूरी है कि ये किस क्षेत्र में सहयोग करता है। तो याद रखना, ये मिटिगेशन और अडप्टेशन में सहयोग करता है। बस इतना ही याद रखना, ये बाकी सब नहीं याद रखना। मिटिगेशन और अडप्टेशन, अनुकूलन और शमन में। अडप्टेशन का मतलब अनुकूलन, शमन का मतलब, मिटिगेशन का मतलब शमन या न्यूनीकरण या निम्नीकरण। अडप्टेशन का अर्थ क्या है? अनुकूलन, और मिटिगेशन का अर्थ क्या है? शमन या न्यूनीकरण। अडप्टेशन और मिटिगेशन। अब अडप्टेशन और मिटिगेशन में अंतर देखो क्या है। अडप्टेशन का अर्थ है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो जाए तब हम उसके प्रति कैसे अनुकूलन करेंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाए तो फसल के उत्पादन को बनाए रखने के लिए हम क्या रहेंगे? ताप प्रतिरोधी बीजों का विकास करेंगे, जो क्या हो? क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। जलवायु प्रतिरोधी बीजों का विकसित करेंगे कि जो उनको सहन करें। ये क्या है? अनुकूलन है। हमने बाढ़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो हमने क्या किया? ऊंचाइयों पर घर बनाए, अनुकूलन है। तटों पर सुनामी प्रतिरोधी मकान बना रहे हैं, अनुकूलन है। दीवार बना रहे हैं तटों पर, अनुकूलन है। मिटिगेशन क्या है? देखो, मिटिगेशन है कि उसको होने नहीं देना, उसको कम करना।
क्लाइमेट चेंज को कम कर देना, उसको कम करना ही क्या है, मिटिगेशन है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना क्या है, मिटिगेशन है, शमन है उसका। हम अगर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करेंगे तो क्लाइमेट चेंज क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम और क्लाइमेट चेंज भी कम। तो ये क्या है, शमन। बाढ़ को अगर रोकना है बाई चांस तो पीछे डैम बनाया तो क्या है, मिटिगेशन। तो अडेप्टेशन और मिटिगेशन क्या है, अडेप्टेशन है उसके प्रति अनुकूलन करना, हो जाएगा तब उस कैसे हम उसको अपने आप को मैनेज करेंगे। मिटिगेशन है कि उसको आने ही ना दिया जाए, उस स्थिति को ही ना आने दिया जाए, वो क्या है, मिटिगेशन। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को क्या करें, कम करें, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी लाएं। तो ये मिटिगेशन में क्या होगा कि आप ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करेंगे विभिन्न विधियों के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, ऐसे टेक्नोलॉजी लाएं जिससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो। वनीकरण करेंगे जिससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन अवशोषण बढ़ जाए। सही है। तो मिटिगेशन में आएगा कि आप ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करें और अवशोषण को बढ़ा दें। अडेप्टेशन में होगा कि हम उसके प्रति कैसे अनुकूलित हों, कैसे बचेंगे उससे, वो क्या है, अडेप्टेशन। तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड अडेप्टेशन और मिटिगेशन की गतिविधियों में सहायता करता है, यही इसमें है। तो याद रखना 2010 में स्थापित हुआ, कॉनकुन मैक्सिको कॉप 16 में, सांगदो में इसका क्या है, सोंगदो में इसका मुख्यालय है, और ये एडेप्टेशन और मिटिगेशन में सहायता करता है, बस इतना ही। अब देखो ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है कि भारत को 43 मिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड से मिले हैं। किस लिए, 3 कोस्टल स्टेट्स को, 3 तटीय राज्यों को जलवायु प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से 43 मिलियन डॉलर मिले हैं। देखो 3 कोस्टल स्टेट में क्लाइमेट रेजिलेंस को, मतलब जलवायु प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से 43 मिलियन डॉलर मिले हैं। और वो 3 कोस्टल राज्य कौन कौन से होंगे वो भी देख लेंगे। ये है आंध्रा, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इन 3 राज्यों को अपने यहां जलवायु प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से इतना पैसा मिला है। तो इनमें कौन कौन से हो गए, एक तो आंध्रा हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया और एक उड़ीसा हो गया। तो इन्हें मिले हैं। तो बस यही याद रखना है, बस इतना बहुत है। इससे होगा क्या, करना क्या, ऑफसेट 3.5 मिलियन टन ऑफ कार्बन, मतलब वायुमंडल से 3.5 मिलियन टन कार्बन को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। ठीक है। प्रोटेक्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम्स, जो सुभेद्य इकोसिस्टम है उनको सुरक्षा की जाएगी। 10 मिलियन पीपल को, लोगों को और भी क्या किया जाएगा, बेनिफिट मिलेंगे तटीय प्रोटेक्शन, तटीय सुरक्षा को बढ़ाकर। देखो ये तो जनरल चीजें हैं, आप तटीय इलाकों में ये कर रहे हो तो ये सभी तो होना है, उसमें उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इनको रटने की जरूरत नहीं है। इसमें जो मुख्य था वो यही था कि इतने की सहायता मिली है, इन स्टेट्स को मिली है। ये फंड क्या है, कब बना, किस किस में सहायता करता है, और ये तो जनरल चीजें हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से निकल आएगा। तो इस पे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है। तो ये था आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड। कोई दिक्कत, रटने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, वहां एक बार सुना है तो समझ में आ जाएगा, ऑप्शन होते हैं वहां पर। तो ये आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड था, इसका बेसिक भी देख लिया और न्यूज में क्यों है इसलिए भी पूछ लिया, तो ये पता लगे क्वेश्चन में लगा दे। तो आगे चलते हैं। अब आता है एक फॉरेस्ट+2। ये एक प्रोग्राम है, देखो ये यूएस के सहयोग से चल रहा है। देखो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन दोनों के सहयोग से ये चल रहा है फॉरेस्ट+2। ये 2019 में इसको लॉन्च किया गया है, वैसे ये 2018 से शुरू हुआ है। ये 5 साल का प्रोग्राम है। तो याद रखना फॉरेस्ट+2 क्या है, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है, इससे पहले भी एक प्रोग्राम था जिसका नाम था फॉरेस्ट, ये +2 है। +2 का अर्थ क्या हुआ, इससे पहले भी क्या होगा, एक और प्रोग्राम था जिसका नाम था फॉरेस्ट+, वो खत्म हुआ, फिर फॉरेस्ट+2 आया। ये कितने साल का है, 5 साल का है, 2018 से शुरू हुआ है। लॉन्च इसे कब किया गया, 2019 में। और ये यूएस के सहयोग से है, वहां की एजेंसी है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये USAID।
ठीक है, इसके सहयोग से ये चल रहा है। और अब इसमें देखो होना क्या है, इसमें देखो क्या लिखा है, वन परिदृश्य प्रबंधन में, अर्थात किसमें, फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट में। वन परिदृश्य प्रबंधन का अर्थ क्या है, फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट में पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का दोहन करने के लिए उपकरण और तकनीक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। देखो फॉरेस्ट लैंडस्केप क्या है, फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट, देखो एक तो होता है साइट और एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप, फॉरेस्ट लैंडस्केप का मतलब एक विस्तृत क्षेत्र जहां तक फॉरेस्ट है। मान लो ये एमपी है, ये महाराष्ट्र है, और यहां पर आपका क्या है, एक वनीय क्षेत्र है, वो पूरा यहां से यहां तक ऐसे फैला हुआ है। तो ये इसमें क्या होगा कि ये जहां तक ये वन है, ये पूरा एरिया इसमें शामिल किया जाए, इस पूरे एरिया का प्रबंधन किया जाएगा। ना कि एमपी कहेगा कि ये मेरे बस इतना है तो मैं इस साइट का प्रबंधन करूंगा, ये कहेगा मैं इस साइट का प्रबंधन करूंगा, ऐसा नहीं होगा। फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट में क्या होता है कि पूरे के पूरे इस एरिया का, जहां तक फॉरेस्ट है, पूरा एरिया का क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। इसे बोलते हैं फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट। और इस मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, कि यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फॉरेस्ट पर ध्यान दिया जाएगा, फॉरेस्ट के साथ साथ एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, कि सभी को मिलाकर चला जाएगा। इसीलिए क्या है, एक बड़ी यूनिट को इकाई माना है, तो इसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से हो पाती है। तो साइट स्पेसिफिक ना लेकर पूरा लैंडस्केप का मैनेजमेंट किया जाएगा, बहुत बड़े एरिया का लैंड मैनेजमेंट किया जाएगा, जिसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा, पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाएगा और लोगों की आजीविका को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो दोनों में बैलेंस बना के क्या किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा। वही क्या है, फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट। तो इसमें यही है। और इसमें क्या होगा, फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट में पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन को बढ़ाया जाएगा, कि इकोसिस्टम मैनेजमेंट है उसको बढ़ाएं, और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का दोहन करने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं क्या है, छोटे छोटे माइनर प्रोड्यूस जो मिलते हैं वो, इसके अलावा हमारे क्या मिलता है, ऑक्सीजन, जल, जल का क्या होता है, शुद्धिकरण हो जाता है। ये सब सेवाएं क्या है, इसी से तो मिलती हैं हमें। तो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का क्या करें, दोहन करने के लिए टूल्स का और टेक्नोलॉजीज का विकास किया जाएगा। तो एक तरह से करना क्या है, एक तरह से इसमें कहा गया है कि हमें फॉरेस्ट लैंडस्केप का मैनेजमेंट करना है, उसको बढ़ाना है। जो वनीय लैंडस्केप है, फॉरेस्ट लैंडस्केप है, उसके मैनेजमेंट को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, उसको बेहतर करना है। और उससे मिलने वाली सर्विसेज का हमें क्या करना है, यूज करना है। और कैसे वो करें, उस सब पर इसमें क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो ये आपका फॉरेस्ट+2। तो देखो इसमें ये लिखा है, फॉरेस्ट+2 द सेकंड सेट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट इज मीन टू इनहेंस सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट। अब इसी से क्लियर हो रहा है, देखो सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट। सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट क्या, इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस लैंडस्केप का, फॉरेस्ट का इस तरह से मैनेजमेंट करें कि वो समन्वय हो, उसमें केवल संरक्षण पर ही बल ना दिया जाए, सिर्फ फॉरेस्ट को ही ना लगाया जाए, उसमें अन्य गतिविधियों को भी ध्यान में रहा, जो लोकल लेवल के लोग हैं, स्थानीय स्तर के लोग हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाए, उनकी भागीदारी को भी लिया जाए। और सिर्फ वहां पर यही नहीं है कि डेंस फॉरेस्ट लगा दिया जाए, फॉरेस्ट के भी कई पार्ट हैं, कहीं पर डेंस फॉरेस्ट होगा, कहीं पर ओपन फॉरेस्ट होगा, कहीं पर एग्रो फॉरेस्ट्री होगी, कहीं पर चारागाह होगा, कहीं पर एग्रो फॉरेस्ट्री की जाएगी, कहीं पर आपको सिंपल एग्रीकल्चर को भी छोड़ना पड़ेगा, ताकि स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उन्हें इसमें भागीदार बनाया जाएगा, उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि आप क्या करो, यहां पर इस परितंत्र को क्या करो, बहाल करो। तो ये है सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट। तो इस तरह का मैनेजमेंट ही क्या कर पाएगा, टिकाऊ हो पाएगा, जिसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये है सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट। पूरे बड़े क्षेत्र का मैनेजमेंट किया जाएगा, जिसमें सभी पक्षों को शामिल किया जाएगा और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।
स्थानीय लोगों की आजीविका को भी ध्यान रखा जाएगा और पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो बस यही इसका मेन एम है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट। और किसके बाद? आफ्टर फॉरेस्ट प्लस के बाद, जो 2017 में खत्म हुआ था। तो याद रखना ये क्या है, फॉरेस्ट प्लस के बाद शुरू हुआ। फॉरेस्ट प्लस कब खत्म हुआ? 2017 में। तो फॉरेस्ट प्लस 2 जो हुआ है वो कब से शुरू हो गया? 2018 से। यूएस के सहयोग से है, यूएसएआईडी के। उद्देश्य इसका यही है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट करना। और इसमें क्या है, और इसका क्या, ये दो संस्थाएं हैं जिनके सहयोग से ये चल रहा है। एक तो है टेट्राटेक एआरडी, ये यूएस की है। टेट्राटेक एआरडी ये यूएस की है, जो इंप्लीमेंट एजेंसी है। और भारत में आईओआरए है, इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस, न्यू दिल्ली में इसका बेसिक है, ये भारत में इंप्लीमेंट इसे करती है। तो इन दोनों के माध्यम से इसको क्या किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो टेट्राटेक एआरडी और ये आईओआरए इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस, इन दो के माध्यम से इसे चलाया जा रहा है। तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल याद रखना। फॉरेस्ट प्लस 2 क्या है? सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट। सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया, ये प्रोग्राम लाया गया है। 2018 से शुरू हुआ, 5 वर्षों के लिए है। और शुरू कब से हो रहा है? 2019 से इसे लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें क्या किया गया है, इसमें इन दो संस्थाओं का सहयोग लिया गया है। बस इतना ही इसमें याद रखना है। इसके अलावा देखो, इससे पहले फॉरेस्ट प्लस था। तो फॉरेस्ट प्लस में क्या था, ये कैपेसिटी बिल्डिंग पर था, ताकि इंडिया आरईडीडी प्लस में शामिल हो सके, उसमें भाग ले सके। आरईडीडी क्या है देखो, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। आरईडीडी क्या है? रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अर्थात वनों के जो निम्नीकरण से वायुमंडल में CO2 जाती है, उसको कम करना। देखो, रिड्यूसिंग एमिशन, एमिशन को कम करना फ्रॉम किससे? डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण से, और फॉरेस्ट डेग्रेडेशन से। वनों के निम्नीकरण से या निर्वनीकरण से जो वायुमंडल में एमिशन हो रहा है, उसे क्या करना? कम करना। अर्थात वनों का संरक्षण करना और वनों को लगाना, दोनों। अगर हम वनों को कटने से रोकेंगे, निर्वनीकरण को रोकेंगे, तो वायुमंडल में CO2 का उत्सर्जन क्या होगा? कम। क्योंकि जब भी एक पेड़ कटेगा तो उसकी जड़ें भी डिकम्पोज होंगी, उसका बाकी पार्ट भी डिकम्पोज होगा, तो उसमें संचित CO2 कहां जाएगा? वायुमंडल में। तो अगर हम निर्वनीकरण को रोक दें तो क्या होगा? एमिशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा, अगर हम वनों को लगा दें तो वो वायुमंडल से CO2 का क्या करेंगे? अवशोषण। तो आरईडीडी प्लस क्या करता है? निर्वनीकरण को रोकने की बात करता है और वनीकरण को करने की बात करता है, कि इससे उत्सर्जन कम हो और इससे अवशोषण बढ़ जाए। तो अगर हम फॉरेस्ट का मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो हम आरईडीडी प्लस के तहत क्या करें, उसमें भागीदारी कर सकते हैं, और हमें विभिन्न तरह के क्या मिलेंगी? सहायता मिलेगी आरईडीडी प्लस में। तो ये हम इसके माध्यम से क्या कर सकते थे? फॉरेस्ट प्लस के माध्यम से आरईडीडी में हम शामिल हो सकते थे, अब इसमें भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था फॉरेस्ट प्लस। अब फॉरेस्ट प्लस 2 में एक बात हो रहा है कि इसमें क्या हुए हैं, 3 स्टेट में प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। एक तो बिहार में गया में, दूसरा तिरुवनंतपुरम केरला में, और मेडक तेलंगाना में। इन 3 जगह पर फॉरेस्ट प्लस 2 के अंतर्गत क्या किए गए हैं? प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बस इतना ही इसमें याद रखना है, ये वाला, कि ये वाला, कि आपको क्या करना है, इन 3 स्टेट में ये शुरू किया गया फॉरेस्ट प्लस प्रोजेक्ट का। कौन कौन सा? बिहार के गया में, तिरुवनंतपुरम केरला में, और मेडक तेलंगाना में। है क्या ये? इनहैंस सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट। क्या करता है? समन्वय या टिकाऊ वनीय परिदृश्य प्रबंधन, या यूं को सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट को क्या करता है? बढ़ाता है। इससे हम आरईडीडी प्लस में भागी ले सकते हैं। बस यही इसमें आपको याद रखना है। चले आगे। तो ये ज्यादा सब नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना ही याद रखना है, कहां है, क्या है, कब से शुरू हुआ, किसके सहयोग से चल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं।
तो यही था आपका फॉरेस्ट प्लस 2। तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितने भी मुद्दे थे वो लगभग अब क्या हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम अब डिजर्टिफिकेशन के मुद्दे को देखेंगे। तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी मुद्दे थे या यूएनएफसीसी उनसे संबंधित समझौते थे, वो सारे मुद्दे अब समाप्त हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिजर्टिफिकेशन को देखेंगे, उसका जो कॉप भारत में हुआ था उस पर हम बात करेंगे। तो यूएनसीसीडी को देखेंगे, उसके कॉप को देखेंगे, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव को देखेंगे, ग्रीन वॉल जो इनिशिएटिव है उसको देखेंगे, उसके बाद बॉन चैलेंज को देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास उसमें एक और टॉपिक है 4P1000 इनिशिएटिव, उसको भी देखना है। तो वो सारे मुद्दे अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। तो इसमें मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमने सभी मुद्दों को देख लिया एक एक करके। ठीक है, थैंक यू।